वेलकम दोस्तों। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो फर्स्टली जैसे कि हमने आपको बताया था हमें बेयर पे हैं इस टाइम। बेयर के कंटेंट आप देख पा रहे हैं। बेयर के कंटेंट आप देख पा रहे हैं ना। तो अभी हमें बेयर स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले हम सीरीज़ स्टार्टिंग से नहीं स्टार्ट करेंगे। हम स्टेप बाय स्टेप आप मेरे साथ चलिए। जिस तरीके से आप प्रैक्टिकल लाइफ अप्रोच करते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में सबसे पहले हम आते हैं रजिस्ट्रेशंस पे। सबसे पहले आप हैं, आपको सबसे पहले जीएसटी रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो रजिस्ट्रेशन किसको रिक्वायरमेंट है, किसको रिक्वायरमेंट नहीं है, क्या प्रोसीजर है, टीम रजिस्ट्रेशन कब माना जाएगा, अमेंडमेंट क्या है, कैंसिलेशन क्या है, रिवोकेशन क्या है। सबसे पहले आपको इन टॉपिक को समझना होगा। सबसे पहले सबसे सीधे हम चलते हैं पेज नंबर 77 पे। रजिस्ट्रेशन पहले समझेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे, सप्लाई, फिर इनपुट। इस तरीके से हम चलते हैं। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन पे चलते हैं। वैसे मैं कवर पूरा ही करूँगा, ऐसा मत सोचना आप कि कोई भी टॉपिक छूटने वाला है। लेकिन मैं इस तरीके से बताऊँगा जिससे आपको चीज़ें समझ में आए। 77 जहाँ कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ सेक्शंस और रूल्स दोनों एक साथ हैं, जिससे कि आपको समझने में आसानी होगी। पर्सन लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, कौन लायबल है, क्या प्रोसेस है, सब कुछ आपको इस वीडियो में पता चलेगा स्टेप बाय स्टेप। बहुत स्पीड में हम नहीं चलेंगे, हम बहुत आराम-आराम से चलेंगे, जिससे कि सभी को ये बात समझ में आ सके। तो मैं आपको एक-एक चीज़ एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, ठीक है? स्टार्ट। सबसे पहला टॉपिक हमारा है पर्सन लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। कौन ऐसे पर्सन्स हैं जो लायबल है रजिस्ट्रेशन के लिए? एवरी सप्लायर शैल बी लायबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट इन द स्टेट एंड और यूनियन टेरिटरी अदर देन स्पेशल कैटेगरी स्टेट। स्पेशल कैटेगरी स्टेट कौन से हैं? जैसे आसाम है और 2-3 स्टेट्स हैं जिसको स्पेशल कैटेगरी में रखा गया है। वहाँ पे टर्नओवर लिमिट डाउन कर रखी गई है। मतलब कि अगर हमारे लिए सपोज दैट अगर जैसे कि पर्सन लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन देखा जाए, तो टर्नओवर की क्राइटेरिया सबसे पहले देखना होता है हमें कि हमारा टर्नओवर एनुअल कितना है। अगर हम गुड्स में डील कर रहे हैं इन प्रेजेंट टाइम, अगर इन गुड्स में हम डील कर रहे हैं तो 40 लाख का टर्नओवर एक्सीड करता है तो हम रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल हो जाते हैं। और इन केस आप सर्विसेज में डील करते हैं तो उस केस में आपको 20 लाख का टर्नओवर होता है। हालाँकि आप देख पा रहे हैं ये स्पेशल कैटेगरीज़ के लिए ये लिमिट जो है वो सिर्फ़ 10 लाख का है ना? सच अमाउंट नॉट एक्सीड 20 लाख। 20 लाख की जगह पे 10 लाख इनको लिमिट फ़ॉलो करना होता है स्पेशल कैटेगरी जो है, स्पेशल कैटेगरीज़ के जो स्टेट्स होते हैं उसके लिए। Every person who on the day of immediate preceding of the property date that registered holds a license under existing law shall be liable to registration। सेकंड पॉइंट ये कहता है कि अगर आपको जीएसटी 2017 में जुलाई से एप्लीकेबल हुआ, तो 17 में जीएसटी आने से पहले अगर आपके पास कोई रजिस्ट्रेशन है जैसे कि वैट, एक्साइज, सर्विस टैक्स, तो उन सबको भी जीएसटी में आना मैंडेटरी है, ठीक है? थर्ड पॉइंट पे चलते हैं हम। व्हाट आर अ बिजनेस वेयर अ बिजनेस कैरिड ऑन द टैक्सेबल पर्सन रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट ट्रांसफर्ड वेयर द ऑन अकाउंट ऑफ सक्सेशन or otherwise another person has been going concern the transfer shall be liable to registered in the। थर्ड पॉइंट आपका ये कह रहा है कि अगर कोई टैक्सेबल पर्सन रजिस्टर्ड बिजनेस कर रहा है, ठीक है, और इन केस ऑफ सक्सेशन मतलब होता है कि आपका लीगल हेयर कोई ट्रांसफ़र हो रहा है, जैसे कि उम, किसी की भी फादर की डेथ होती है और वो बिज़नेस जो है उसे ट्रांसफ़र होता है सन के पास, तो वो इस केस में क्या होता है, सन को जीएसटी रजिस्ट्रेशन फ्रेश कराना होता है। फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो भी स्टॉक, आईटीसी या जो भी कंप्लायंस है वो वहाँ से ट्रांसफ़र होती है। ये उसके लिए भी बता रहा है। यहाँ पे आप टर्नओवर क्राइटेरिया नहीं देख सकते कि मेरा टर्नओवर है नहीं, लेकिन अगर आपको फादर का बिजनेस टेकअप करना है तो आपको अपने जीएसटी लेना होगा, जीरो टर्नओवर पे भी लेना होगा, ठीक है? वेयर द बिजनेस, अब तब हम आते हैं कहाँ पे थे हम, हाँ, फोर्थ पॉइंट हमने कंप्लीट कर लिया है। फिफ्थ पॉइंट चलते हैं। नॉट एनीथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 1 to 3 इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पर्सन सेक्शन सी स्कीम एग्रीमेंट may be demerged to companies pursuant of the High Court of the Tribunal as a transfer registered in the effect from the date on which registered company issues fresh certificate। फोर्थ पॉइंट ये कहता है कि इन तीनों को छोड़ दीजिए, ठीक है? अगर आप कोई कंपनी है और आप डिमर्ज हो रहे हैं, अलग-अलग हो रहे हैं कंपनीज़, या हाई कोर्ट के ऑर्डर पे या ट्रिब्यूनल के ऑर्डर पे आपको अलग-अलग किया जा रहा है, उस केस में आपको
जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी होगा। एक्सप्लेनेशन में देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो देन द एक्सप्रेशन एग्रीगेट टर्नओवर शैल इंक्लूड सप्लाई ऑफ मेड टैक्सेबल पर्सन वेदर इज ऑन अकाउंट और मेड ऑफ बिहाफ ऑफ दिस प्रिंसिपल। यहाँ कहने का मतलब ये है कि टर्नओवर का क्राइटेरिया कैसे चेक करेंगे हम। टर्नओवर क्राइटेरिया चेक करने का दो रास्ते हो सकते हैं। या तो आप खुद आपने खुद से जो टर्नओवर किया है, जो माल बेचा है, या आपने अपने कोई एजेंट रखे हुए हैं और मटेरियल आपका वहाँ पे है, वहाँ से भी सप्लाई हो रहा है या सब सर्विस सप्लाई हो रही है, तो उसको भी हम एग्रीगेट टर्नओवर में ही काउंट करेंगे। ठीक है? यहाँ पे आपके स्टेप बाय सारे डाउट क्लियर हो जाएँगे। फिर भी कोई रह जाता है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं। द सप्लाई ऑफ गुड्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ जॉब वर्क बाय रजिस्टर्ड जॉब वर्क शैल बी ट्रीटेड एज a supply of goods by the principal referred in section 143. The value of such goods shall be included the aggregate turnover of the registered job work. यहाँ पे ये बताते हैं कि जैसे कि आप कोई जॉब वर्क कर रहे हैं, आप जॉब वर्क कर रहे हैं, हैं? आप जॉब वर्क कर रहे हैं, फिर इस केस में क्या होगा, टर्नओवर कैसे काउंट करेंगे हम? टर्नओवर काउंट करेंगे सप्लाई पे। जैसे कि मान लीजिए कि आपने मेरा मटेरियल लिया सप्लाई के लिए, जैसे कि होता है क्या है, मेनली जॉब वर्क होता है, ज्वेलरीज़ में मैक्सिमम जॉब वर्क होते हैं, और भी चीज़ें में होती है, लेकिन ज्वेलरी का एग्जांपल लेते हैं। तो इन केस अगर हमने आपको कोई ज्वेलरी दी और आपने उस ज्वेलरी के अगेंस्ट में जॉब वर्क करके जो बिलिंग करी, वो टर्नओवर आपका काउंट होगा जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए। नेक्स्ट में से स्पेशल कैटेगरी स्टेट हाँ, अब बात आती है कि कहने का मतलब ये है कि स्पेशल कैटेगरी जो हमने स्टार्टिंग में देखा था, वो अब हम देख रहे हैं कि स्पेशल कैटेगरीज में कौन-कौन आ रहा है, ठीक है? तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, स्पेशल कैटेगरीज में आ रहे हैं आपके स्टेट जम्मू कश्मीर, स्टेट अरुणाचल प्रदेश, आसाम, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम एंड उत्तराखंड। ये जो है अभी स्पेशल कैटेगरीज में आते हैं। आइए एक बार अमेंडमेंट भी देख लेते हैं, क्योंकि अब जीएसटी एक्ट में अमेंडमेंट बहुत सारे आए हैं। ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है। तो एक बार अमेंडमेंट की तरफ भी पढ़ते हैं। अमेंडमेंट की तरफ बढ़ जाते हैं। In section 22, CGST Act has provided that the government may require to state on the recommendation of the council aggregate turnover of 20 lakh rupees, such amount not exceeding for the 10 lakh rupees in case of the prior goods in such for the purpose of the ये एक्चुअली हुआ क्या था, जो टर्नओवर स्टार्टिंग में जब जीएसटी एक्ट आया था तो 20 लाख गुड्स के केस में था और स्पेशल कैटेगरीज के लिए 10 था। बाद में इसे रिवाइज करके गुड्स के केस में 40 लाख किया गया और सर्विसेज के केस में 20 लाख किया गया। ये उसके बारे में एक्सप्लेनेशन दे रहा है। तो अभी हमने 3-4 पॉइंटों में ये समझा कि कौन-कौन पर्सन लायबल होंगे रजिस्ट्रेशन के लिए। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। सभी पर्सन लायबल होंगे जिनका टर्नओवर 40 लाख से ऊपर गुड्स के केस में और 20 लाख का टर्नओवर सर्विसेज केस में जाता है। वो सभी लायबल होंगे जिनके पास कोई पुराने लाइसेंस एग्जिस्टिंग लॉ में हैं, वो सभी लायबल होंगे, ठीक है। थर्ड वन चलते हैं। अगर सक्सेशन मतलब कि अगर किसी को कोई ट्रांसफ़र हो रहा है तो वो लायबल होंगे और कोई डीमर्जर होता है तो वो लायबल होंगे, ठीक है। अब हमारा एक पॉइंट हमने क्लियर समझा कि रजिस्ट्रेशन किसको लेना है, कब लेना है और वो कब वो लायबल होंगे, मतलब मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन के लिए। अब आते हैं पर्सन नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। अब यहाँ हम देखते हैं कौन-कौन पर्सन ऐसे हैं जो रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल नहीं है। The following person shall not be liable for registration, namely any person exclusive business of supply of goods and services, both not liable for tax, wholly exempt from tax। ठीक है, ऐसे पर्सन्स जिसका बिजनेस टोटली एग्जम्प्ट हो, टोटली एग्जम्प्ट जैसे कि एग्रीकल्चर बिजनेस होता है, जैसे नीचे दिया भी हुआ है, एग्रीकल्चर एंड एक्सटेंड टू सप्लाई ऑफ द प्रोड्यूस आउट ऑफ। तो इसमें कोई भी किसान है या एग्रीकल्चर से कोई इनकम आती है जहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल ही नहीं है, जहाँ जीएसटी एग्जम्प्ट है, उनको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। लिस्ट कौन-कौन से हैं वो आगे हम देखेंगे जब हम सप्लाई ऑफ गुड्स पे जाएँगे तो। द गवर्नमेंट में रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल, गवर्नमेंट अब इन्होंने अपने लिए एक पॉइंट रख दिया है कि कभी-कभी अगर हमें कुछ लगा कि इनको भी एग्जम्प्ट करना चाहिए तो हम उसको भी कर सकते हैं। ये देखिए जो मैं 40 लाख का मैं बात कह रहा था आपको,
1 अप्रैल 2019 से यहाँ पे इन्होंने कवर किया हुआ है कि ये जो है 40 लाख डज नॉट एक्सीड 40 लाख, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे देख सकते हैं कि मेरे पीडीएफ में मैम ने जो रेडी किया हुआ है, इसमें आपको देख सकते हैं कि नोटिफिकेशन तक हमने इसमें मेंशन कर रखा है कि कब कौन सा नोटिफिकेशन आया, 40 लाख कब हुआ, किस तरीके से नोटिफिकेशन होता है, पब्लिकेशन नोटिफिकेशन 10/29, ये भी एक्सप्लेन करेंगे बाद में। पहले हमको सबसे पहले हमारा फोकस होगा बेयर एक्ट समझना। बेयर एक्ट समझने के बाद ही हम कोई भी नोटिफिकेशन समझ पाएंगे और क्या प्रोसेस है वो भी समझ पाएंगे। तो 2 टाइप के हमने देख लिए हैं, 2 टाइप्स के कवर कर लिए हैं हम लोगों ने। पहला हमने कवर किया है रजिस्ट्रेशन किसके लिए लायबल है, और सेकंड हम कवर कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन किसके लिए लायबल नहीं है। थर्ड वन चलते हैं।